फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं खास मेहमानों का। बंगाल को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आशीष, आपका आंकलन? देखिए, काफ़ी सारी बात बंगाल को लेकर हुई है। दो मानक क्या है, हमारे पास सर्वे डेटा है, दूसरा लोकसभा का है, तीसरा असेंबली का है और चौथा पंचायत चुनाव का है। लोकसभा 2019 में दोनों पार्टी के बीच 2% का डिफरेंस था, जो कि 10% बढ़ गया 2021 के विधानसभा चुनाव में। और पंचायत चुनाव को लीजिए, जिस पंचायत चुनाव से उभार हुआ था बीजेपी का 2017-18 में जो पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें जो टीएमसी का जो एक तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, या कहिए तो पूरा क्रश करने का जो जोर था लेफ्ट के कैडर का, उसका एक परिणाम निकला था, जो कि पूरी तरीके से सारे कैडर और लीडर जो है बीजेपी की तरफ झुका हुए थे और बीजेपी का सरप्राइजिंग इम्पैक्ट हुआ था उस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में जो है, जो दो चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स दोनों पार्टियां वोट शेयर के आसपास है, तो कुछ भी हो सकता है सीटों में, 2-4 आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हिसाब से जैसे 2019 में थी, बिल्कुल, तो उसमें 1-2% भी आगे पीछे होगा। हाँ। क्योंकि सर्वे सैंपल सर्वे होता है, एक्चुअल रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो उसमें 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लॉन्ग टर्म के पॉलिटिक्स में बीजेपी ने एक स्पेस तो बनाया, लेकिन क्या वो जो स्पेस है वो ऑर्गेनिक है या अनऑर्गेनाइज्ड वे में है? वो लीडर भी लाए, कैडर और वोटर भी उनके टीएमसी की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से आए हैं, लेकिन बीजेपी को अभी भी ना सिर्फ इस इलेक्शन में बट आगे भी वहाँ मेंटेन करने के लिए स्टेट लेवल पे एक तरीके से बड़े मुद्दे को लेके जब तक लीडर को नहीं उबारेंगे और तब तक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक मजबूत चैलेंज वो टीएमसी को या ममता बनर्जी को नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल तो मजबूती के साथ बीजेपी जो है वो चुनौती देती हुई टीएमसी को नजर आ रही है, क्योंकि एबीपी न्यूज पर सी वोटर का सर्वे ये बता रहा है कि 20-20 सीटें बीजेपी और टीएमसी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1 से 3% का स्विंग, और अगर ये किसी तरीके का गुल खिलाता है तो फिर नतीजा किसी भी तरफ एक तरफा भी जा सकता है। अभय जी, देखिए, नतीजा जब वोट परसेंटेज तकरीबन बराबर हैं, जो टीएमसी है वो केवल 2% वोटों से ही भाजपा से आगे है, लेकिन सीटें दोनों की बराबर आ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हो तो कुछ भी सकता है। तो हम लोग कुछ अलग अलग पहलुओं पे गौर करें तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। जैसे कि एक पहलू है पंचायत चुनाव का, जो बात कही हमारे साथी ने, तो पंचायत चुनाव में पिछली बार टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था, अभी जो पंचायत चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां से अपना उभार शुरू किया था जमीनी स्तर पर उसको काफी धक्का लगा। यहां तक कि जो मतुआ वोट था, मतुआ लोग पूरे के पूरे 100% लगभग टीएमसी में शिफ्ट हो गए। उसके बाद जैसे ही ममता बनर्जी ने देखा कि ये सीए लाने वाले हैं, अमित शाह ने घोषणा की हमने नियमावली बना ली और हम लाने वाले हैं सीए, तो ममता बनर्जी ने मथुआ वोटरों में ये प्रचार करना शुरू किया कि अगर आपने अर्जी लगा दी तो आपकी नागरिकता नहीं, तो उसी क्षण आप घुसपैठिए बन जाएंगे। अभी तो आप नागरिक हैं, वोट डालने का आपका अधिकार है। अर्जी लगाने का मतलब ये है कि आप तुरंत जो है वो घुसपैठिए, इन्फ्लेटर मान लिए जाएंगे। तो अब मथुआ वोटरों ने अर्जी लगाना ही बंद कर दिया। यहाँ तक उनके महासंघ ने उनसे कहा है कि आप ये सब नहीं कीजिए जब तक कि कुछ हमें सफाइयां न मिल जाएं, हमें गारंटियां ना मिल जाएं। तो अभी मोदी की वो वाली गारंटी मथुआ वोटरों को मिलनी बाकी है। तो इस बार ये भी देखना है कि मथुआ वोटरों का कितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को उन 3 सीटों पर मिलेगा। इसमें 2 पिछली बार भाजपा ने जीती थी और एक टीएमसी ने जीती थी। तो इस प्रकार के जो माइक्रो डिटेल्स हैं, अगर हम उनकी तरफ जाएंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगी कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। बिल्कुल सर, ये जो आपने सीए और मथुआ वाला यहाँ पर एंगल लेकर आए आप चर्चा में, मुझे लगता है इसी पर एक बार फिर से विजय जी का रुख करते हैं, क्योंकि सीए को लेकर गाइडलाइंस जो केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई और वो भी मार्च के महीने में चुनाव की तारीखों के ऐलान से एन पहले, तो उसमें ये माना गया कि साहब इससे कहीं ना कहीं साधने की कोशिश चुनाव में पूर्वी भारत को, खासतौर से पश्चिम बंगाल को। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि उल्टा ममता ने घेर लिया मथुआ समुदाय को। ममता फिलहाल ज्यादा कामयाब नजर आ रही है ये समझाने में कि साहब सीए में आपका हित तो नहीं है। नहीं, इसको समझाना नहीं कह सकते, इसको धमकी कह सकते हैं। ओके, समझे, जो ममता बनर्जी ने जो कहा है उसे मथुआ समाज ने एक धमकी के तौर पर लिया है और एक थ्रेट है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए हो सकता है कि वो अभी जो बात अभय जी ने कही वो बिल्कुल ठीक बात है कि अभी वो अर्जी नहीं लगा रहे, लेकिन उन्हें पता है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का ही साथ मिलेगा और उसी से वो जो भी नागरिकता का मसला है तभी सुलझेगा जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उनके वोट जो है वो ममता बनर्जी के साथ चले जाए।
वो भले ही आज ओपनली ये नहीं कर रहे हो या अर्जी नहीं दे रहे हो, सब काम कर रहे हो। मथुरा का वोट पिछली बार ही जब विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री वहाँ भी गए थे, बांग्लादेश भी गए थे, वहाँ से लेकर और अभी सीए तक का पर्पज़ में, सीए का जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को होगा तो वो वेस्ट बंगाल में ही होने वाला है। तो इसलिए उनको पता है मथुरा समाज को कि जरा सा भी इधर उधर हुआ तो ममता उनका साथ नहीं, ममता का साथ उनको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ से ही वो सिटीजनशिप को ले सकते हैं। ठीक है, और आइए जरा, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है कि दर्शकों तक वो बात पहुंच गई है। अब जरा पश्चिम बंगाल की एक एक जो सीट है, वीआईपी सीट, और वहां पर जो मामला फंस रहा है, इसकी विस्तार से बात करेंगे। मैं शुरू कर रही हूँ ओपिनियन पोल में वीआईपी सीट आसनसोल के साथ। आसनसोल में 1% का स्विंग दिख रहा है। यहां टीएमसी ने हेवीवेट शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतारा है। जी, सिटिंग एमपी हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी ने फिर से उन पर भरोसा किया है। 1% स्विंग दिख रहा है फिलहाल, मतलब यहां कुछ भी हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने आसनसोल में बीजेपी की तरफ से एसएस आलूवालिया को चुनाव मैदान में उतारा गया। उनकी सीट बदली गई है। पिछली बार जो वर्धमान दुर्गापुर है वहां से वो सांसद बने थे और इस बार एसएस आलूवालिया को यहां आसनसोल से चुनाव मैदान में उतारा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।